हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज भी हम अपने स्ट्रगल को ही जारी रखेंगे। और गदर पार्टी पे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि इसके जो मेन हेडक्वार्टर्स थे वो सैन फ्रांसिस्को में थे, यूएसए। और कौन इसके फाउंडर थे? तो सोहन सिंह भाकना। ये आते हैं टाइमलाइन 1913। ठीक है। और इससे पहले जो गदर पार्टी थी इसका नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन हुआ करता था। रामदास पुरी हुए, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, इन सब ने भी गदर पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। इसके अलावा जो स्वदेश सेवक होम था ये वैंकूवर में था, विच इज़ इन कनाडा। एंड यूनाइटेड इंडिया हाउस ये कहाँ पे था? इट वाज इन सियाटल, विच इज़ इन यूएसए। तो ये सारे जो चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? तो गदर पार्टी के बनने से पहले। उसके अलावा कोमागाटा मारू इंसिडेंट, ये शिप से रिलेटेड इंसिडेंट था, इसके बारे में हमने स्टडी किया। एक न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, नाम था द गदर। एक रिवोल्ट था जो कि लाहौर, रावलपिंडी, फिरोजपुर में होना था, पर उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही ब्रिटिशर्स को पता लग गई थी, जिस वजह से वो फेल हो जाता है। सचिन सन्याल और राज बिहारी बोस, दे फ्लेड टू जापान, ये भी कहीं ना कहीं किससे? गदर पार्टी से ही एसोसिएटेड हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंगापुर म्यूटिनी। ठीक है, अब सिंगापुर की म्यूटिनी क्या हुआ यहाँ पे वो सब हम देखेंगे। तो सिंगापुर में जमादार चिश्ती खान थे और सूबेदार दूंदे खान थे। इन्होंने रिवोल्ट के बैनर रेज किए। सिंगापुर म्यूटिनी में कौन कौन आएंगे? जमादार चिश्ती खान एंड सूबेदार दूंदे खान। तो इन दोनों ने बैनर ऑफ रिवोल्ट को रेज किया सिंगापुर के अंदर। फिर आते हैं जतिन मुखर्जी, जिसको हम जिनका एक और नाम है दैट इज़ बाघा जतिन। इन्होंने भी काफ़ी हीरोइकली फाइट किया पुलिस के साथ एट बालासोर। 1915 की बात है। और इनकी डेथ हो जाती है इसी में, क्योंकि जो रेवोल्यूशनरी स्टेप था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। तो सिंगापुर म्यूटिनी में ओवरऑल हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो कौन इसमें मेन रोल्स थे, लीड्स थे। तो सबसे पहले हमने जमादार चिश्ती खान के बारे में देखा और सूबेदार दूंदे खान आए। इन्होंने बैनर ऑफ रिवोल्ट को रेज किया था। जतिन मुखर्जी को हम बाघा जतिन भी कहते हैं, और काफ़ी हीरोइकली इन्होंने फाइट करी बालासोर में, पर इनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। अब चलते हैं बर्लिन की तरफ। बर्लिन में मतलब जर्मनी जा रहे हैं हम। तो बर्लिन कमेटी थी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए बनाई गई। इसमें कौन इम्पोर्टेंट फाउंडर थे बर्लिन कमेटी के? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल, और इनके साथ भूपेंद्र नाथ दत्ता। तो इन सभी ने मिलकर क्या बनाई थी? बर्लिन कमेटी बनाई थी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1915। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता, दे फाउंड द बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1915। ये जो ग्रुप था इन्होंने एक प्लानिंग करी विद जर्मन लीडर्स। 1914 से 1917 का टाइम पीरियड है, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन का टाइमलाइन, और जिसको नाम दिया गया हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी या फिर जिमरमैन प्लान। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ बर्लिन कमेटी में? हमने क्या क्या चीज़ें देखी। एक तो इनके फाउंडर देखे, कौन कौन इंपॉर्टेंट फाउंडर्स थे। तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे, लाला हरदयाल और भूपेंद्र दत्ता, दे फाउंड द बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये जो ग्रुप था दे मेड प्लान विद द जर्मनी लीडर्स ड्यूरिंग 1914 टू 1917, और बाद में इसका नाम पड़ गया था हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी या फिर जिमरमैन प्लान। अब वर्ल्ड वॉर वन एंड नेशनल मूवमेंट, क्योंकि 1914 में आपका वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो जाता है, तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फ्लुएंस थे, नेशनल मूवमेंट कैसे चल रही है, तो वो सब चीज़ें इसमें आएंगी। अब आउटब्रेक होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का 1914 में, और जिसकी वजह से नेशनल डिस्कोर्स जो इंडिया के अंदर था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। नेशनल मूवमेंट जो चल रही हैं इंडिया के अंदर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब गदराइट्स थे ऊपर, गदर पार्टी बन रखी थी। दे एक्सप्लॉइटेड दिस सिचुएशन टू जनरेट एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट अब्रॉड। अब गदर पार्टीज़ ने भी इस मौके का फ़ायदा उठाया वर्ल्ड वॉर वन का, और साथ में इंडिया के अंदर चल रही हैं वेरियस इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या कि गदर पार्टी वाले जो लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया इन दोनों इवेंट्स का, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट उन्होंने फैलाने शुरू कर दिए, ना सिर्फ इंडिया के हिस्सों में पर बाहर जो रह रहे थे उन्होंने।
Meanwhile, the early nationalists in India supported Britain in hope that it would concede some of the demand and reform but put forward by the Indian political leaders. वहीं पे कहीं जो इंडिया के अंदर लीडर्स हैं इंपॉर्टेंट वन, उनको लग रहा है कि क्या पता ब्रिटिशर्स हमारी हेल्प ही कर दें, पर कैसे हेल्प करते, पूरे इतने साल रूल किया, अब हम ये अगर उम्मीद रखते हैं, अगर पॉलिटिकल लीडर्स ये उम्मीद रख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद ही गलत हैं. बट वही हुई बात कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्ट्रेरी स्टांस ले लिया और ज़्यादा हाई हैंडेड रिप्रेसिव मेजर लिए, जैसे कि रॉलेट एक्ट, जहाँ पे जो आपके मॉडरेट्स भी थे उनको भी यही था ना कि बस एप्लीकेशंस डालो, लेटर्स लिखो, ब्रिटिशर्स को क्या पता उसी से मान जाए, पर वैसा कुछ नहीं होने वाला था. ब्रिटिशर्स ने ऑपोजिट स्टेप लिए और रॉलेट एक्ट ले आए. रॉलेट एक्ट आता है आपका 1918 के अंदर. रॉलेट एक्ट वही था, ना वकील ना दलील और ना ही आपको बेल दी जाएगी एट दी एंड, ठीक है, और सिडिशन के चार्जेस लगा देंगे आपके ऊपर अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आप बोल रहे हो. राजद्रोह का एक बार चार्ज लग गया आप पे तो 2 साल तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं होगी, आपको जेल में ही रखा जाएगा 2 साल तक. तो ये रॉलेट एक्ट कब आया था, ये आया 1918 में ऑन इंडियंस. गवर्नमेंट ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए इंडियंस के ऊपर. जैसे अगर कोई मॉनेटरी लॉस था तो बोला गया ड्यूरिंग द वॉर तो वो भी कंपनसेट करना पड़ेगा. लो जी, इंडियन की ही आर्मी को, इंडिया के ही लोगों को आर्मी में रिक्रूट किया है और टैक्सेस भी हमसे ही वसूले जा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे. होम रूल लीग एक बार मिलिटेंट और गदर फॉरवर्ड थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दी इंडियन अब्रॉड से. मोर प्रेगमेटिक, काफ़ी प्रेगमेटिक अप्रोच थी बट इफ़ेक्टिव थी, इफ़ेक्टिव भी थी साथ में, एंड ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट थी. ये जो होम रूल लीग आप पढ़ते हो ना, काफ़ी इफ़ेक्टिव रही और काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रही. किसने स्टार्ट किया था, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक. और साथ में एनी बेसेंट थी इंडिया में. एनी बेसेंट इन इंडिया कब शुरू किया, 1916 में किया और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में शुरू किया. ऐसे नहीं था कि एक ही जगह पे चल रही है, डिफरेंट पार्ट्स पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल लीग को स्टार्ट कर देते हैं. इसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, गदर पार्टी के लीडर्स भी इन्वॉल्व थे, अब्रॉड भी चल रही है. काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें देखने को आपको मिलेगी. तिलक साहब ने एक इंडियन होम रूल लीग चलाया अप्रैल 1916 में कर्नाटका वाले क्षेत्र में. तो यहाँ पे किसने चलाया, बाल गंगाधर तिलक साहब ने. और सेंट्रल प्रोविंसेस में, मतलब ये आपके मध्य प्रदेश वाला एरिया आ गए ये, और जो भी एसोसिएटेड रीजन्स हैं वो सब, बेराड़ में और महाराष्ट्र में. बॉम्बे को छोड़ के, क्योंकि बॉम्बे में तो मेन इनके सेंटर्स आ जाया करते थे ब्रिटिशर्स के, तो उस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो साइड में महाराष्ट्र वाले काफ़ी रीजन्स को भी कवर किया बाल गंगाधर तिलक ने. एंड दूसरी जो पर्सनैलिटी हमने इनके साथ पढ़ी वो है एनी बेसेंट. एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने ऑल इंडिया रूल लीग स्टार्ट किया सितंबर 1916 में. थोड़े से महीनों के बाद, पहले बाल गंगाधर तिलक ने सेटअप कर लिया अप्रैल मंथ में, उसके बाद एनी बेसेंट आती हैं, इन्होंने ऑल इंडिया होम रूल लीग स्टार्ट किया. ये किया था 1916 के अंदर. इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे रही, तो मद्रास में, अब बॉम्बे तक ये शिफ्ट कर चुके हैं. और जहाँ पे तिलक साहब नहीं गए थे और उनके आइडियाज़ काम नहीं कर रहे थे, वहाँ पे एनी बेसेंट ने स्टार्ट कर दी थी होम रूल लीग अंडर द नेम ऑल इंडिया होम रूल लीग. एनी बेसेंट इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए, 2 न्यूज़पेपर, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील और न्यू इंडिया जो हैं, ये 2 न्यूज़पेपर हैं जो एनी बेसेंट ने स्टार्ट किए अंडर दिस लीग. तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा इसके बारे में. इसके बाद आते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस जो कि 1916 का है. तो हम देख रहे हैं 1885 से बॉम्बे में पहला हमारा सेशन होता है आईएनसी का. अब जो सेशन की बात हो रही है वो लखनऊ सेशन है कांग्रेस का, 1916 का ईयर है. तो आईएनसी का सेशन हर साल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हुआ करता था. तो इस बार का जो 1916 का होना था वो कहाँ पे होना था, लखनऊ में होना था, यूपी वाले क्षेत्र में होना था. और कौन इसको प्रिसाइड कर रहा है, तो मॉडरेट लीडर्स प्रिसाइड कर रहे हैं. हमने देख लिया था एक्सट्रीम और मॉडरेट्स में कॉन्फ्लिक्ट आ चुका था, पर कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस मिल रही है वो अभी भी मॉडरेट्स को मिल रही है, बिकॉज उनकी जो अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं शांत स्वभाव की थी. अंबिका चरण मजूमदार, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया. अंबिका चरण मजूमदार 1916 में प्रिसाइड करते हैं लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस. ठीक है, लखनऊ सेशन को किसने प्रिसाइड किया, तो अंबिका चरण मजूमदार. ठीक है, 1916 याद रखिएगा. चलिए जी आगे चलते हैं. नाउ ये आते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या क्या रहे लखनऊ सेशन के 1916. तो मॉडरेट्स ने वेलकम किया री एडमिशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स. जो एक्सट्रीम लीडर्स थे जिनकी अप्रोच थी कि बस रोकना है ब्रिटिशर्स को बाय एनी मीन, चाहे फोर्स यूज़ करनी पड़ जाए, तो मॉडरेट्स ने उनको दोबारा वेलकम किया कि जो एक्सट्रीम लीडर्स हैं वो दोबारा से आएँ और पार्टिसिपेशन करें.
in the Congress after nearly 10 years with Tilak's Home Rule League members. तो अब कम से कम 10 साल तक एक्सट्रीम वाले जो ग्रुप थे, याद करो जब सूरत में हुआ था सेशन, हम पढ़ चुके हैं, उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया था बहुत ज़्यादा बिटवीन एक्सट्रीम एंड मॉडरेट ग्रुप्स. तो अब क्या था, तिलक होम रूल लीग जब चल रहा है तो एक्सट्रीम लीडर्स जो हैं वो आ चुके हैं, री एंटर कर चुके हैं आईएनसी के सेशन में. फेमस कांग्रेस लीग पैक्ट साइन होता है यहाँ पे, जहाँ पे मुस्लिम लीग को रीअलाइन किया जाता है विद द कांग्रेस. तो दोनों के बीच में एक समझौता हो जाता है. इस पैक्ट के अंदर, इस समझौते के तहत कांग्रेस एग्री कर जाता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम. पहले जितने भी आईएनसी के हमने सेशन देखे वहाँ पे अगेंस्ट आ रहे थे लीडर्स की, नहीं हम यूनिटी में हैं, इसका तो ब्रिटिशर्स फ़ायदा ही उठा लेंगे अगर यूनिटी नहीं शो करेंगे. बट कहीं ना कहीं 1916 आते आते सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड जो थी मुस्लिम्स के द्वारा वो यहाँ पे एक्सेप्ट करनी ही पड़ी. तो वही चीज़ हुआ, यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई. लखनऊ सेशन फर्दर डिमांडेड द राइट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. स्वराज की डिमांड अभी भी जारी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन, संविधान के जरिए. कॉन्सिक्वेंटली मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आ जाती है जिसको पास किया गया था 20 अगस्त 1917 में. और क्या फोकस रखा गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए, इंडियंस की है, इंडिया बिलोंग्स टू इंडियंस. तो ये सारा हमने कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो रही थी. और सेकेंड फेज़ ये चल रहा था हमारे स्ट्रगल का. अब जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दैट इज़ अबाउट द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट अंडर गांधी साहब. अब गांधी जी आने वाले हैं. अब गांधी जी की अगर पहले लोकेशन देखोगे आप तो कहाँ पे आएगी, ये आ गया आपका अफ्रीकन यूनियन, नीचे आ जाएगा साउथ अफ्रीका. तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की एंट्री होने वाली है इंडिया में. ठीक है, इंडिया में एंटर करने वाले हैं. और इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ प्रवासी भारतीय दिवस. प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के फॉर्म में. ठीक है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस कब होता है, दैट इज़ ऑन 9 जनवरी 1915. अगर अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो 2025 में देख रहे हैं, तो डायस्पोरा का क्या कंट्रीब्यूशन है इन विकसित भारत. हमने टारगेट रखा है कि हमें विकसित होना है बाय द एंड ऑफ 2047, बिकॉज हमें 100 साल पूरे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट हुए. तो डायस्पोरा ऐसी पॉपुलेशन जो हमारी फॉरेन लैंड में रहती है ताकि पैसे वहाँ पे और ज़्यादा कमाए जा सकें और अपनी फैमिलीज़ को भेजे जा सकें. तो मान लो कोई अगर यूएस में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और यहाँ पे इंडिया में पैसे भेज रहा है, तो उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस. कोई पर्सन है इंडिया का पर रह कहाँ रहा है, मान लो लेट्स से एग्जांपल कि यूएस में रह रहा है, तो यूएस से जब पैसे भेजेगा, ठीक है, या फिर कोई है जो कि ऑस्ट्रेलिया रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया से अगर पैसे भेजेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस. इकोनॉमी में इसको टर्म को हम देखते हैं, तो रेमिटेंसेस उसको हम बोल देते हैं. इस बार का अगर डाटा आप देखोगे तो $129 बिलियन और इंडिया का रैंक आया है फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस. तो इसी वजह से जो थीम भी था 2025 का वो था कि क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी डायस्पोरा का इन विकसित भारत. ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टॉपिक्स, क्योंकि अब 1915 में तो हम पहुंच ही चुके हैं, बस थोड़े से साल बचे हैं जिससे हम आज़ाद होने वाले हैं. बाकी जिस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बिकॉज थोड़ा पहले कर दी होती हैं वीडियोज़ रिकॉर्ड, टाइम नहीं होता, ऑफिस भी जाना होता है. एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ मैं आपको पहले. आप ना गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो एक, उसमें वेरियस कोर्सेज एप्लीकेबल हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सारा कोर्स परचेज़ नहीं करना है, तो वो चीज़ भी उसमें एप्लीकेबल है. तो आप उस गूगल फॉर्म को भर सकते हो. गूगल फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द गूगल फॉर्म. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें डिफरेंट कोर्सेज आपको दिखेंगे. अगर फुल पैकेज चाहिए दैट इज़ योर चॉइस. इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज़ अगेन योर चॉइस, वो भी चलेगा. ठीक है, बट टाइमिंग्स का अगर मैं बताऊं, या तो अर्ली मॉर्निंग आपकी क्लास होगी और या तो आप जो है शाम को क्लास लगा सकते हो नियर अराउंड 7 PM टू 8 PM के आसपास. तो टाइमिंग्स यही रहेंगे. तो दैट्स ऑल. सो 16 चैप्टर शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. दैट इज़ अबाउट द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट. अब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आने वाली हैं जो मेंस में अभी भी आपसे पूछी जाती हैं. 1917 से लेके 1925 तक का ये टाइम पीरियड चलेगा. चलिए जी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे. अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.